बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अचानक मुझे एक लड़की से इश्क हो गया और उसे ब्याह कर घर ले आया। मगर शादी के दूसरे दिन ही मेरी बीवी बीमार हो गई। उसका हर जगह इलाज करवाया मगर कहीं से भी ठीक ना हुई। यहां तक कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। मैं बहुत परेशान था कि अचानक मेरा नौकर बोला, साहब, मालकन का इलाज मेरे पास है, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो कितने पैसे चाहिए। मगर उस वक्त तो पांव तले से जमीन निकल गई जब नौकर बोला, मुझे आपकी दौलत नहीं बल्कि मालकन, मैं एक अमीर घराने का इकलौता लाडला बेटा था। जब से होश संभाला था तो सबकी भरपूर तवज्जो का मरकज रहा। माँ बाप की तो आंखों का तारा था ही, इसके अलावा भी जो दूर करीब के कराबतदार होते या घर के मुलाजमीन में हर कोई हुमा वक्त मेरी खुशनूदी का मुंतजिर रहता था। बड़े ऐशो आराम से मेरा बचपन गुजरा और उससे भी ज्यादा खेल खेल कर जवानी गुजारी। मुझे किसी भी दुख या कमी का कोई एहसास ही नहीं था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत सी खूबसूरत और तरह तरह की लड़कियों की भरपूर तवज्जो हासिल रही, मगर मैं राजा इंद्र बना रहा, सबसे हंसता बोलता। मगर मेरे दिल को कभी कोई लड़की इस हद तक ना भाई कि मैं हाथ थाम कर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। मेरे दोस्त मुझ पर रश करते थे और अक्सर हसरत से कहते थे, हमें तो तुमसे हसद महसूस होती है यार, क्या किस्मत लिखवा के लाए हो। सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होना इसे कहते हैं। यह सच भी था। मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो मेरी तरह ही अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे, मगर 3-4 भाई थे या 2-3 बहनें और भाई, तो किसी को इस तरह की मुकम्मल सहूलियात और तवज्जो हासिल न थी जो मेरे नसीब में लिखी गई थी। कुछ शक्ल सूरत और शख्सियत भी अल्लाह ताला ने इतनी पुरकशिश दी थी कि हर मिलने वाला दोबारा मिलने की तमन्ना करता। जिस राह से गुजर जाता कई लोग मुड़ मुड़ कर देखते। तो ये हाल था जबकि मैं इतना ही बेनियाज था। मेरे दोस्त कहते कि तुम बादशाहजादे हो और शहजादे तो अपने ही इश्क में मुब्तला होते हैं। शायद वो सच ही कहते होंगे, जब ही तो इस कदर नाज़नीनियों की तवज्जो और नजर उल्फत के बावजूद कोई भी मेरे दिल को ना भाई। ऐसा नहीं था कि मैं कोई आदम बेजार था, नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मेरी तालीम मुकम्मल करने के बाद बहुत कोशिश की कि मैं शादी के लिए राजी हो जाऊं, मगर मेरा दिल किसी के लिए राजी ना हुआ और मैं हंसकर हमेशा अपनी माँ को टाल देता। वो अक्सर मुझे कहती थी कि तुम हमारी इकलौती औलाद हो और हमें तुम्हारी शादी और औलाद देखने की बहुत ख्वाहिश है। मगर मैं ये कह देता कि अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं, आप कहाँ मुझे बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों में फंसा रही हैं। फिर मेरे पापा को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो जिंदगी की बाजी हार गए। यूं कारोबार की तमाम जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई। मैंने तो कभी जिम्मेदारी उठाई ही नहीं थी। अभी तक तमाम बिजनेस पापा ही संभालते थे। अब जो ये जिम्मेदारी मुझ पर पड़ गई तो मैं बहुत परेशान हो गया। वो तो शुक्र है कि पापा का अमला बहुत जिम्मेदार और मेहनती था। उन्होंने मेरी पूरी मदद की और मैं बिलाखिर कारोबार की डूबती नाव को तैराने में कामयाब हो गया। मगर इस सब में 3-4 साल लग गए। अब जो थोड़ा जिंदगी में सुकून का सांस लेने का वक्त मिला तो मां को जाने की जल्दी पड़ गई। मुझे इल्म ही नहीं हो सका कि कब कैंसर ने मां के अंदर अपनी जड़ें बना ली, और जब तक पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपनी मां के इलाज की हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि अमेरिका तक ले गया, मगर मेरी मां को पापा के पास जाने की जल्दी थी, जो किसी भी इलाज से फायदा ना हुआ और चंद महीनों में ही वो मुझे अकेला छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अब जब माँ बाप दोनों ही ना रहे तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने उनके साथ कितनी ज्यादती की थी। उनकी ख्वाहिश जो उन्हें मेरी शादी और बच्चों को लेकर थी, वो मैं मजाक में टालता रहा। अब मैं तन्हा था और मेरी खुशियों को देखने की मुंतजिर आंखें बंद हो चुकी थी। इतने बड़े आलीशान घर में अकेला नौकरों के साथ रहता था।
अपना कोई इंतजार करने वाला था और ना ही कोई फिक्र करने वाला। मगर यह भी था कि मैंने खुद को कारोबार में इतना मसरूफ कर लिया था कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। और इसी तरह कई कीमती साल गुजरते चले गए। एक बार एक गैर मुल्की क्लाइंट जो भूरबन में रुके थे, उनसे बिजनेस मीटिंग के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। तो सोचा कि चलो कुछ आगे मेरा एक कॉटेज भी था, वहां चलकर कुछ दिन रिलैक्स करूं। यही सोचकर मैं मीटिंग के बाद आगे रवाना हो गया। मेरा ये कॉटेज बहुत पुरफिजा मकाम पर था। चारों जानिब सरसब्ज पहाड़ और उनके दामन में वाक़े ये खूबसूरत वादी, जहां सयाहों के कदम और किसी किस्म की आलूदगी नहीं पहुंची थी। इस कॉटेज में भी मेरे लिए ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। एक चौकीदार प्लस केयरटेकर भी यहाँ मौजूद था, जो कॉटेज की और यहाँ आने वालों की हर ज़रूरत को पूरा करने का जिम्मेदार था। मुझे तो कभी फुर्सत ही नहीं मिली थी यहाँ आने की। हाँ, कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ ट्रिप किया था, तब हम सब इस कॉटेज में रुके थे और खूब मज़े किए थे। मगर अब मैं तन्हा पहली बार कई सालों बाद आया था। यहाँ का जो चौकीदार था वो निहायत ईमानदार और शफीक इंसान था। वो मेरे बचपन से ही हमारा मुलाजिम था। उसका एक बेटा भी जवान होकर हमारी ही मुलाजमत में था और वो हमारे घर का केयर टेकर था। यानी ये खानदान जद्दी पुश्ती हमारी खिदमत में था और निहायत वफादार लोग थे। मैंने कुछ दिन उस वादी में बहुत ही सुकून के गुजारे और फिक्र से आज़ाद होकर कुदरत के करीब रहा। सुबह उठकर नाश्ता करता और फिर वादी में मौजूद झील पर चले जाता। झील के शफाफ पानी में पांव डाले बैठा रहता। जंगली फूलों की खुशबू और सब्जे की महक से खुद को ताज़ा दम करता। इन्हीं दिनों वहां मेरी नजर एक बहार बूटी पर पड़ी। वो बहार बूटी ही तो थी। खूबसूरत लफ्ज तो उसके लिए बहुत कम था। वो तो दूध मेदे से गूंदी गई थी। ओबा से उसके सुर्ख कश्मीरी सेबों जैसे गाल जो दूर से ही चमकते। मैंने अब तक शहरी बनाव सिंगार से मुज़य्यन हुस्न देखा था। अब पहली बार ये कुदरत का शाहकार मेरी नजर में क्या समाया कि मैं तो उसका असीर ही हो गया। वो घोड़े पर सवार थी और बड़े मजे से घोड़े को दुल की चाल चलाती चली आ रही थी। झील के पास पहुंचकर वो घोड़े से उतर गई, मगर अचानक उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और वो एक अदाए बेनियाजी से घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गई। उसके बाद तो मेरे लिए हुस्न के माने ही बदल गए। मैं, जिसने अपने आप से ही मोहब्बत की थी, पहली बार उस हिसार से बाहर आया और लम्हों में उस नाजनीन का असीर हो गया। वो क्या गई, फिर मेरा भी दिल वहां न लगा और मैं उठकर कॉटेज की तरफ चल पड़ा। कॉटेज के करीब पहुंचा तो देखा कि वो वहां खड़ी चौकीदार बाबा से कुछ बात कर रही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और कॉटेज के दरवाजे तक पहुंचा। इतने में वो वापस मुड़ गई थी। उसने मुझे देखकर एक बार फिर बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपने घोड़े को ईड़ लगाकर आगे बढ़ गई। मैंने कभी किसी को खुद को इस तरह नजरअंदाज करते नहीं देखा था। ये पहला मौका था कि मैं किसी की तवज्जो का तालिब था और वो मुझे कुछ समझने को ही तैयार नहीं थी। मैंने बाबा से सरसरी अंदाज में उसके मुतालिक पूछ लिया कि कौन थी। बाबा ने बताया कि ऊपर पहाड़ जहां पर उनका गांव है, वहां के मुखिया की बेटी है। वैसे ही घूमते हुए इधर निकल आई तो खैर खैरियत पूछने खड़ी हो गई। मेरे लिए इतना ही बहुत था। अब पूरी रात मेरे ख्वाबों में उसका बसेरा रहा। मैं अपनी हालत पर हैरान था कि ये मुझे क्या हो गया है, मगर फिर खुद को ही कहने लगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बहुत लड़कियों के दिल तोड़े हैं, अब अपने दिल की खैर मनाओ। दूसरे दिन मैंने बाबा से कहा कि मैं आपके गांव की सैर करना चाहता हूं। बाबा ने किसी लड़के को मेरे साथ कर दिया, जो मुझे लेकर ऊंचे नीचे कच्चे रास्तों से गुजरता हुआ एक पहाड़ी गांव में ले गया। ये पहाड़ के दामन में आबाद एक गांव था, जहां ज्यादातर मकान कच्ची मिट्टी और गारे के बने हुए थे। एक दूसरे से काफी फासले पर आबाद ये घर, जिनकी छतें तिरछी बनी हुई थी। इनमें कुछ मकान पक्के और खूबसूरत भी नजर आ रहे थे, जिनमें से एक मकान गांव के मुखिया का भी था। मेरे तो वहां आने का मकसद ही यही था
मैं फौरन उस घर की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर मैंने अपना तारुफ करवाया। पहाड़ी लोग तो वैसे भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं, और जब उन्हें पता चला कि मैं नीचे वादी में मौजूद कॉटेज का मालिक हूं, तो वो और भी ज्यादा मेहरबान हो गए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती रोक लिया और लजीज खाने से मेरी मेहमानदारी की। फिर कहीं जाकर मुझे वहां से उठने दिया। मैं वापस कॉटेज में आ गया था। अगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने रिश्ते की बात किस तरह कहूं, फिर मुझे बाबा से मदद लेने का ख्याल आया और मैं यही सोचते हुए सो गया। सुबह नाश्ते के बाद मैंने बाबा को बुलाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। साथ ही उनसे ये भी कहा कि वो मेरी तरफ से नाजनीन का रिश्ता तलब कर लें। बाबा भी हैरत से मुझे देख रहे थे। फिर कहने लगे, साहब, कहाँ आप और कहाँ एक गरीब और छोटे से गांव की लड़की। अगर मैंने कहा, बस बाबा, ये तो दिल की और नसीब की बात है। बहरहाल बाबा ने दूसरे ही दिन गांव के मुखिया के सामने मेरा रिश्ता रख दिया और मेरी माली पोजीशन के बारे में भी अच्छी तरह बता दिया। बाबा वैसे भी मालिकों की सखावत और इमारत के किस्से गांव में सुनाता रहता था। इस वजह से नाजनीन के बाप ने मेरा रिश्ता कबूल करने में देर न लगाई। मैंने फोन करके शहर से जरूरत का सामान मंगवाया और चंद ही दिन में मेरा निकाह उस पहाड़ी बहरबूटी सी लड़की के साथ हो गया। शादी के फौरन बाद ही मैं अपनी बीवी को लेकर वहां से रवाना हो गया। जब मैं अपने शहर पहुंचा तो सब मुलाजमीन ने मालिक और मालकन का इस्तकबाल किया। मैं कमरे में आकर रिलैक्स होकर लेट गया था, मगर नाजनीन अजीब से तकल्लुफ का शिकार थी। मैं उसे थकन और नई जगह आने की वजह समझा और उससे कहा कि वो फ्रेश होकर सो जाए। दूसरे दिन मैं उठा तो वो बुखार में तप रही थी। मैंने डॉक्टर को बुलाकर उसे दिखाया। दवाई खाने से उसका बुखार तो उतर गया, मगर उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। उसका जिस्म अकड़ जाता और मुंह से झाग आने लगते। मैं तो बहुत परेशान हो गया। कई डॉक्टर बदल दिए, मगर वो सही नहीं हुई, बल्कि जैसे जैसे दवा कर रहे थे वैसे वैसे उसकी हालत मजीद बिगड़ती जा रही थी। आखिर डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि इसकी बीमारी उनकी समझ में नहीं आ रही। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा था कि बाबा का बेटा, जो मेरे शहर के घर का इंतजाम संभालता था, मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, साहब, मालकन का इलाज मेरे पास है, मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे कहा, बोलो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस तुम नाजनीन को ठीक कर दो। लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब उसने कहा कि मुझे पैसा नहीं बल्कि मालकन। मेरा नाम नाजनीन है। मैं एक पहाड़ी गांव की रहने वाली हूं। गांव में बहुत गुर्बत थी और ज्यादातर मर्द दूसरे शहरों में काम किया करते थे, मगर मैं जिस घर में पैदा हुई वो गांव का सबसे खुशहाल घर था। मेरे बाबा गांव के मुखिया थे। मैंने गांव में रहते हुए भी काफी सहूलियात वाली जिंदगी गुजारी थी। मुझे बचपन ही से रहमत बाबा का बेटा शमरेज खान बहुत पसंद था। गांव के सभी लड़के मेरे उम्मीदवार थे और मैं शमरेज खान की मोहब्बत में बेकरार थी, जबकि उसने कभी भी मेरी हौसला अफजाई नहीं की थी, मगर मैं फिर भी उस पर अपना हक समझती थी। फिर रहमत बाबा ने उसे शहर अपने मालिक के पास नौकर लगवा दिया और वो मेरी नजरों से इतनी दूर चला गया। मुझे बाबा पर बहुत गुस्सा था कि उन्होंने शमरेज को इतनी दूर क्यों भेज दिया। शमरेज शहर से चंद दिन के लिए आया तो मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उस पर वो कहने लगा, नाजनीन, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुमने गांव में रहकर भी बहुत आसाइशात में जिंदगी गुजारी है और मुखिया की बेटी होने की वजह से तुम्हें हमेशा एक अलग ही अहमियत मिली है, मगर मैं तो किसी घर का मुलाजिम हूं और मुलाजिम की बीवी होना कोई काबिल फख्र बात नहीं होगी तुम्हारे लिए। मगर मैंने उसकी बात को ना समझा और ना ही अहमियत दी और बस यही कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कुछ दिन रहकर वापस चला गया और फिर अचानक शहर से उसका मालिक हमारे पहाड़ी गांव चला आया। मैं घोड़े पर बैठी जब अपने पसंदीदा मकाम पर काफी दिन बाद पहुंची तो वो शहरी बाबू वहां पहले से बैठा हुआ था। उसे देखकर मैं गुस्से से आगे बढ़ गई
अगर दूसरे दिन वो मेरे घर पहुंच गया, जबकि तीसरे दिन वो मेरा रिश्ता लेकर खड़ा था, मुझे यकीन था कि मेरे बाबा मुझे इतनी दूर शहर तो नहीं भेजेंगे। मगर सब कुछ मेरी सोच से हटकर हुआ। न जाने उसने कौन सा सूर फूंका कि मेरे बाबा भी राजी हो गए, बल्कि चंद ही दिन में मेरा निकाह उसके साथ करके मुझे गांव से ही रुखसत कर दिया। वो मुझे पाकर बहुत ही खुश मालूम हो रहा था। पूरे रास्ते वो मेरा ऐसा ख्याल रखता रहा जैसे मैं उसका हासिल करदा कोई कीमती सामान हूं। शहर पहुंचकर जब हम उस घर में दाखिल हुए तो इस कदर आलीशान घर देखकर मैं दंग रह गई और मुझे लगने लगा कि मैं किसी बहुत बड़ी जेल में बंद होने जा रही हूं। घर पहुंचकर भी उसने मुझे फूलों की तरह रखा, मगर मैंने तो दिल में ठान रखी थी कि मुझे उसके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रहना। इसीलिए मैं पहले तो थकन और खौफ से बीमार पड़ गई, मगर जब मैंने देखा कि वो मेरी मामूली बीमारी, जिसे गांव में कोई अहमियत ही नहीं दी जाती थी और काढ़ा वगैरह पिलाकर उसका इलाज कर लिया जाता था, उसमें भी उसने मेरे लिए डॉक्टरों की लाइन लगा दी। ये देखकर मेरे जहन में एक मंसूबा आ गया और मैंने मुस्तकिल बीमार होने का नाटक रचा लिया। इसी तरह मैंने कई महीने निकाल दिए और उसे अपने करीब नहीं आने दिया। एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे तलाक दे रहा है और इसके बाद वो मुझे अपने नौकर के साथ भेज देगा। मैंने खुशी से उसकी ये बात कबूल कर ली। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इतनी आसानी से मेरी जान उससे छूट जाएगी। फिर उसने मुझे एक कागज दिया और कहा कि ये तुम्हारे तलाक के कागज हैं, अब तुम मेरे नौकर के साथ जहां चाहे चली जाओ। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसका नौकर तो वही था जिसे मैं पसंद करती थी। मेरा उससे निकाह हो गया और वो मुझे तन के कपड़ों में उस कैद खाने से लेकर निकल गया। मैंने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें चाहती थी और तुम मुझे मिल गए। मगर वो कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरी लगी लगाई नौकरी छूट गई है और मुझे बहुत नुकसान हो गया है। मुझे तो नौकरी करके लाजमी पैसे बाबा को भेजने होते हैं और बाबा ने मेरी बहनों की शादी पर जो कर्ज लिया था वो अदा करना पड़ता है। मैंने उससे कहा कि वो कहीं और नौकरी कर ले या गांव वापस चले, मगर उसने गांव जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि यहां शहर में एक और साहब उसकी पहचान का है, वो अब वहां जा रहा है, वहां वो मुझे अपनी बीवी ही बताएगा। साथ ही कहने लगा, अब तुम मेरे गले पड़ ही गई हो तो क्या करूं। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, उल्टा वो मुझे बोझ समझ रहा था। फिर हम वहां से काफी दूर एक और घर में नौकरी के लिए गए, जहां उन लोगों को 2 लोगों की जरूरत थी। इसीलिए उसके साथ साथ मुझे भी नौकरी पर रख लिया। वैसे भी उसने मुझे कह ही दिया था कि मुझे अपना बोझ खुद उठाना है। अब मरती क्या न करती, मुझे भी उस घर में मुलाजमत करनी पड़ी। अब मैं सुबह से शाम तक घर के काम करती और बस फिर भी हर किसी से बातें सुनती। जरा सा भी कोई काम गलत हो जाता तो मालकिन 1 मिनट में हजारों बातें सुना देती। उन लोगों को ना तो मेरी खूबसूरती से काम था और ना ही मेरी नजाकत से। उन्हें तो बस सुबह से शाम तक एक मुलाजमा चाहिए थी जो उनके काम करती रहे। पूरा दिन कोलू की बैल की तरह काम करने के बाद एक छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में 2 झलंगा चारपाइयां चली हुई थी। वही हमारा ठिकाना होता। रात में जब थके हुए बदन के साथ उन खुरदुरी चारपाइयों पर लेटती तो मुझे शिद्दत से उस महल के नर्म मुलायम बिस्तर याद आते। मगर एक और तकलीफ भी थी, जो मेरे साथ शमरोज का रवैया था। वो जब मौका मिलता मुझे खूब बातें सुनाता कि इस सब ख्वारी की वजह मैं हूं। उसका कहना था कि वहां उसे उम्दा खाना, उम्दा बिस्तर मिलता था और यहां वो मेरी वजह से ये मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है। उसको ना तो मेरे हुस्न से कुछ लेना देना था और ना ही मेरी तकलीफ का एहसास था। किस मुश्किल से इसी हालत में 3 माह गुजरे। मुझे तो लगता था कि ये 3 महीने ना हों, बल्कि 3 सदियां हों जो यहां गुजारी थी। इस अरसे में मेरे दिलो दिमाग से उसकी मोहब्बत का भूत पूरी तरह उतर चुका था। अब मुझे रह रहकर अपने शौहर की मेहरबानियां और मोहब्बतें याद आती थी। वो तमाम नेमतें
जो मुझे बिना मांगे ही मिल चुकी थी। मगर मुझ जैसी नाशुक्री भी कोई होगी जिसने तमाम नेमतों को ठोकर मारकर इस जिल्लत भरी जिंदगी का इंतखाब कर लिया था। मेरे हाथों में कपड़े बर्तन करते करते छाले पड़ गए थे और रूह पर उससे ज्यादा जख्म थे। मैं अब हर वक्त खुद को कोसती थी कि मुझसा नादान भी कोई होगा जो हीरे को ठुकराकर पत्थर के पीछे दौड़ी थी, और वो पत्थर भी तो वाकई पत्थर ही था जिसे मेरी कोई कदर न थी और न ही जरूरत। 3 माह के बाद जब मैंने शमरीज से कहा कि वो मुझे वापस अपने गांव छोड़ाए, तो वो हंसने लगा और कहने लगा, किस मुंह से ले जाऊं? हमारे गांव में तो कभी किसी लड़की को तलाक ना हुई, और तुम्हें लेकर जाऊंगा तो लोग मुझ पर थू थू करेंगे। मैं तो अपनी ही नजरों में गिर चुकी थी। मेरी उसकी नजरों में ये औकात थी, जबकि मैंने उसकी खातिर ये क्या कर लिया था। अब मेरे नसीब में सिर्फ रोना था। एक दिन शमरीज ने भी मुझे तलाक दे दी और खुद न जाने कहां चला गया। जाते जाते कह गया कि जो औरत इतनी आसाइशात देने वाले आदमी के साथ न रह सकी, वो मुझ मुलाजिम बंदे के साथ कैसे गुजारा करेगी। ये कहकर तो उसने मुझे गोया आईना दिखा दिया था। अब मेरे पास रोने और अपनी गलतियों पर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। अब मैं उन नए मालिकों के रहम करम पर थी। यहां मेरी कोई भी हैसियत न थी, और शमरेज के जाने के बाद तो मालकन ने मुझसे डबल काम करवाना शुरू कर दिए थे। एक दिन मेरी मालकन को कुछ खरीदारी करने बाजार जाना था, तो वो थैले उठाने के लिए मुझे भी साथ ले गई। वहां जाकर उसने मुझे बाहर गाड़ी के पास खड़ा करवा दिया और खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैंने अपने पहले शौहर को देखा। वो लंबी सी गाड़ी से उतरकर अंदर जा रहा था। मुझे न जाने क्या हुआ, मैं दौड़ कर गई और उसके पैरों में गिर गई। वो अचानक मुझे देखकर हैरान रह गया। फिर मेरा हुलिया देखकर उसके चेहरे पर दुख के साए फैल गए। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे माफी मांगने लगी। वो ताज्जुब से मुझे देख रहा था, फिर कुछ भी कहे बगैर आगे बढ़ गया। मैं तो जैसे जमीन में गड़ चुकी थी। जिसने मुझे मालकन बनाया उसे छोड़कर उसके पीछे ख्वार हुई, जिसे मेरी इस हालत का जर्रा भर एहसास तक न था। कुछ देर बाद मेरा शौहर मेरी मालकन के साथ बाहर आया और कहने लगा, चलो मेरी गाड़ी में बैठो। मैंने अपनी मालकन की जानिब देखा, अगर वो तो ऐसी हो गई जैसे मुझे जानती ही नहीं। अपनी गाड़ी में बैठकर वो वहां से रवाना हो गई और मैं अपने शौहर के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरे साथ क्या होगा। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। घर आकर उसने मुझे कहा कि नहा धोकर कपड़े बदल लो। मैं नौकरों के कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो उसने कहा, अपने कमरे में जाओ, जहां तुम रहती थी। मैं अब हर चीज को डर डर कर इस्तेमाल कर रही थी। जब मैंने अपना हुलिया दुरुस्त कर लिया तो वो मेरे पास आया और फिर उसने मुझे बताया, मेरा नौकर जो तुम्हारे गांव का ही था, उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी बीमारी दूर कर सकता है। इसके लिए उसने मेरे सामने यही शर्त रखी कि मैं तुम्हें तलाक दूं और उससे शादी करवा दूं और तुम्हें उसके साथ भेज दूं। मैंने उसकी शर्त मान ली, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और हर सूरत में तुम्हें खुश और तंदुरुस्त देखना चाहता था। मुझे लगा कि तुम भी ऐसा ही चाहती हो, क्योंकि वो तुम्हारे गांव का लड़का था। तुम्हारी खुशी को मैंने कबूल कर लिया और दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इस अनचाहे रिश्ते से आजाद कर दिया। ये सुनकर मैं धाड़े मार कर रोने लगी और अपने शौहर के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगी, मगर उन्होंने मुझे उठाकर सीने से लगा लिया और कहने लगे कि तुम तो मेरा इश्क हो और इश्क कदमों की धूल नहीं, सर का ताज होता है। मेरे शौहर की आला ज़र्फी थी कि उन्होंने मुझे माफ करके मुझसे दोबारा निकाह कर लिया और मैं अब हमेशा उनकी इज्जत करती हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।
अल्लाह हाफिज।